नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एक्टुअल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रोड सेफ्टी एंड सीट बेल्ट्स, दूसरे नंबर पे फंडिंग पब्लिक एजुकेशन, तीसरे नंबर पे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और चौथे नंबर पे इंफॉर्मेशन वारफेयर जो अभी इंडिया के अगेंस्ट देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंट में क्या हुआ उसका एग्जाम्पल, और पास्ट में हमने काफ़ी डिटेल से इंफॉर्मेशन वारफेयर डिस्कस किया था, वहां से भी बेसिक्स लेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सीट बेल्ट एंड रोड सेफ्टी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। साइरस पी मिस्त्री काफ़ी फेमस बिजनेसमैन हैं और टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन हैं। इनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और रोड एक्सीडेंट से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है ना, वो काफ़ी हैरानी वाली है। आमतौर पर देखो बहुत से लोगों को ये गलत धारणा होती है, दुर्घटना की सूरत में यानी एक्सीडेंट की सूरत में वो पर्सन जो कार ड्राइव कर रहा है और उसके साथ बैठा पर्सन, ये दोनों ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इंजरीज के। लेकिन देखो इस केस में ना एक्सीडेंट हुआ, साइरस मिस्त्री और उनके एक साथी पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, दोनों की डेथ हो गई। और फ्रंट सीट्स पर जो लोग बैठे हुए थे ना, वो इंजर्ड हुए हैं। मतलब आगे जो बैठे हुए थे उनकी जान बच गई और पीछे जो बैठे हुए थे उनकी जान चली गई। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि आगे जो लोग बैठे हुए थे ना कार में, उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी और जैसे ही कार क्रैश होती है एयरबैग्स भी ओपन हो गए। बट पीछे जो लोग बैठे हुए थे ना, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। अब जब देखो एकदम से कार क्रैश होती है और सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, तो पीछे जो लोग बैठे होते हैं ना, वो एकदम से आगे आते हैं जैसे ही कार क्रैश होती है बहुत तेजी से। या तो उनका सर टकराता है विंडशील्ड पर, मतलब जो कार का आगे का शीशा है उससे पीछे वालों का सर टकराता है, या फिर कार की स्टीयरिंग से, या फिर कार का जो ऊपर का हिस्सा होता है उससे बहुत तेजी से सर या फिर दूसरे बॉडी के जो हिस्से हैं ना वो टकराते हैं। इसी वजह से जो पीछे जो लोग बैठे होते हैं ना, अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और साइरस पी मिस्त्री के केस में यही हुआ। आप एक बार ये छोटा सा क्लिप देखिए एक्सीडेंट के बाद किस प्रकार से जो लोग पीछे बैठे थे वो एकदम से बहुत तेजी से आगे आए और उनका सर टकराया या तो विंडशील्ड से या फिर कार के ऊपरी हिस्से से, और जो लोग आगे बैठे थे वो बच गए किसी प्रकार से क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। इस छोटी सी क्लिप से पता लगता है कि सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। लेकिन हमारे देश में देखो सीट बेल्ट को लेकर ना अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। आमतौर पर अक्सर आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग सीट बेल्ट या तो इसलिए लगाते हैं कि चालान ना कट जाए, या फिर आज की जो गाड़ियाँ हैं ना उसमें बीप करने लगता है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, तो बीप बार बार होने लगता है। बीप को शांत करने के लिए सीट बेल्ट लगा ली जाती है ड्राइवर के द्वारा और आगे जो पर्सन बैठा होता है उसके द्वारा। लेकिन पीछे बैठे लोग तो बहुत कम सीट बेल्ट लगाते हैं। राइटर कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे देखो ड्राइवर के साथ में जो पर्सन बैठा होता है गाड़ी में, वो अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो बीप करने लगती है गाड़ी बार बार, मतलब टू टू की आवाज़ आने लगती है। तो यही सिस्टम पीछे वाली सीट्स के लिए भी किया जा सकता है। अगर गाड़ी में किसी भी पर्सन ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो बीप बीप की आवाज़ आती रहेगी, तो गाड़ी में बैठे सभी लोग फ्रस्ट्रेट होंगे और वो सीट बेल्ट पहनेंगे। देखो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो ऑफकोर्स यही है, लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि आपका एक्सीडेंट होता है तो आपकी जान चली जाएगी। बेशक आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन आपके घर में जो लोग बैठे हैं, आपकी मदर, आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स, उनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक्सीडेंट का शिकार ना हो, अपनी जान बचाइए। आपकी उनके प्रति भी अकाउंटेबिलिटी है। वैसे देखो सरकार ने इस दिशा में ना काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इसी साल के फरवरी में सरकार रूल लेके आई थी, कोई भी कार जिसमें 8 सीट्स हैं, 8 सीट्स, उसमें देखो कार मैन्युफैक्चरर को ना सीट बेल्ट का ऑप्शन देना होगा। पहले ना ये कार मैन्युफैक्चरर क्या करते थे, सिर्फ आगे आगे वालों को सीट बेल्ट का ऑप्शन देते थे, लेकिन धीरे धीरे अब पीछे वालों को भी सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया जाने लगा है। जैसे कई कार ऐसी होती हैं 5 सीटर की, जिसमें ना कार मैन्युफैक्चरर पीछे 2 सीट बेल्ट का ऑप्शन दे देते थे, तीसरे को नहीं देते थे। तो सरकार ने इससे पहले बोला था आप तीसरे को भी दो, लेकिन अब इस साल सरकार फरवरी में रूल लेके आई है कि 8
सीटर तक की गाड़ी है ना, तो हर एक सीट के लिए सीट बेल्ट का ऑप्शन होना चाहिए। ये कार मैन्युफैक्चरर्स को इंश्योर करना है, नई जो कार मैन्युफैक्चर कर रही है ना उसमें। दूसरा देखो, एक चीज ये की जा सकती है, आज के समय में तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड है, मतलब ये इंश्योर किया जा सकता है कि जैसे ही कार का क्रैश होने वाला हो तो ऑटोमेटिक ब्रेक जो है वो ऑन हो जाए और कार की स्पीड धीरे हो जाए। ये कई महंगी गाड़ियों में ऐसा सिस्टम उपलब्ध है, लेकिन देखो अब सरकार कुछ ऐसा कर सकती है जैसा यूरोप में होने लगा है। धीरे धीरे ये कार मैन्युफैक्चरर को बोला जा सकता है कि आप ये सिस्टम सभी कारों में उपलब्ध करवाएं, क्योंकि देखो रोड सेफ्टी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। माना कि जो कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं उनके लिए ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन अब जान से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता ना। ये इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स हैं जो निकल के आते हैं, लेकिन देखो जनरली अगर हम डिस्कस करें कि कार एक्सीडेंट्स के कौन कौन से काजेज होते हैं, सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। काफ़ी बार रोड और व्हीकल्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, रोड में गड्ढे होते हैं, विजिबिलिटी काफ़ी पुअर होती है, जैसे सर्दियों में धुंध वगैरह आ जाती है, रोड का डिज़ाइन काफ़ी ख़राब होता है, ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, एकदम से आगे दिखता नहीं क्या है, टर्न ले लेता है रोड। तो ऐसी पोजीशंस पर जिन्हें ब्लैक स्पॉट्स कहा जाता है ना, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, नेग्लिजेंस एंड रिस्क, ओवर स्पीडिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखो इवन मैं भी काफ़ी सारे ऐसे लोगों के संपर्क में आया हूँ, जैसे ही उनके साथ कार में बैठते हैं 120, 130, 150 तक कार चलाने की कोशिश करते हैं। मैं पूछता भी हूँ कि क्या मज़ा आ रहा है यार, कार कंट्रोल नहीं होगी एकदम से अगर कोई चीज़ सामने आ गई तो? कि नहीं यार, धीरे में मज़े नहीं आते। तो पता नहीं मतलब उनके दिमाग में क्या चलता है कि तेज़ गाड़ी चलानी है। कुछ लोगों को ये एडवेंचर लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि जल्दी पहुंच जाएंगे, अलग अलग रीजंस हैं। लेकिन देखो ओवर स्पीडिंग के कारण बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे देश में। बहुत से ड्राइवर्स ऐसे हैं जो अल्कोहल या फिर ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ड्राइव करते हैं, या फिर बहुत थके हुए होते हैं, हेलमेट के बिना ड्राइव करते हैं, सीट बेल्ट्स के बिना ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन, ड्राइव करते करते फ़ोन पर बात करना, ओवरलोडिंग। बहुत से ट्रक्स आपने देखे होंगे ओवरलोडिंग पे चलते हैं ताकि एक ही बारी में ज़्यादा सामान पहुंचाया जा सके डेस्टिनेशन तक। नेक्स्ट है वीक व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। 2014 में ना ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्रैश टेस्ट कंडक्ट किए गए थे इंडिया की टॉप सेलिंग कार मॉडल्स के ऊपर। लेकिन देखो बहुत सी कार इंडिया में जो टॉप सेलिंग थी उन्होंने इन क्रैश टेस्ट को फेल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ अवेयरनेस। इवन लोगों को ना, बहुत से कंज्यूमर्स को एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इनके बारे में जानकारी नहीं होती। कैसे रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले ट्रांसपेरेंट मशीनरी। चलान कटता है तो देखो ई चलान कटना चाहिए ताकि ड्राइवर्स और ट्रैफिक पुलिसमैन के बीच में जो करप्शन होता है ना उसे ख़त्म किया जा सके। क्योंकि देखो कई बार फाइन इतना ज़्यादा होता है कि ड्राइवर खुद बोलता है ट्रैफिक पुलिसमैन को थोड़े पैसे ले लीजिए, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन ई चलान होगा तो ये आमना सामना ही नहीं होगा ट्रैफिक पुलिसमैन का और ड्राइवर का, इससे डेटरेंस पैदा होगी। नेक्स्ट है स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस। जैसे देखो चंडीगढ़ में, न्यू दिल्ली में ना जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। अपने आप व्हीकल की स्पीड ज़्यादा होती है ना 50 से या फिर 60 से, तो चलान कट जाता है, मैसेज आ जाता है मोबाइल पर। तो इस प्रकार के कैमराज दूसरी सिटीज़ में भी लगाए जा सकते हैं। और जो ट्रैफिक पुलिसमैन या पुलिस वुमेन है उनको रडार गन दी जा सकती है। रडार गन की सहायता से पता लग जाता है कि किस स्पीड से व्हीकल गुजर रहा है। ये हाथ में पकड़े जाने वाला डिवाइस होता है रडार गन। नेक्स्ट है इंप्रूव सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर्स अच्छे किए जा सकते हैं रोड्स पर, मार्किंग अच्छे से की जा सकती है ताकि कार चलाने वाले को सब कुछ समझ में आए। राउंड अबाउट्स थोड़े चौड़े हों, प्लेटफॉर्म थोड़े रेज्ड हों, कार की स्पीड को थोड़ा धीरे करने के लिए स्पीड हम्प्स हों। तो ये कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जिनसे फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड हैवी फाइन्स। ट्रैफिक रूल्स तो देखो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, दिक्कत है इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। व्हीकुलर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जैसे देखो व्हीकल में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इफेक्टिव कार क्रैश स्टैंडर्ड्स, एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम। कार में सेफ्टी संबंधित एडवांस फीचर्स लाए जा सकते हैं जो महंगी कारों में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अब जैसे देखो भारत सरकार के रूल्स के हिसाब से भारत स्टेज 6 का इंजन होता है हर एक कार में, तो ऐसे ही कुछ सेफ्टी संबंधित फीचर्स मैंडेटरी कर सकती है सरकार कारों में कि ये जो
सेफ्टी संबंधित फीचर्स है ना, हर एक छोटी से छोटी सस्ती से सस्ती कार में होने चाहिए, ऐसा कुछ सरकार मैंडेटरी कर सकती है। नेक्स्ट, रोल ऑफ बाई स्टैंडर, मतलब देखो एक्सीडेंट हो गया, आसपास के लोग जिनकी निगरानी में एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जिन्होंने देखा, जो आसपास मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि जो एक्सीडेंट विक्टिम्स है से जल्द उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इससे उनकी जान बच सकती है। जैसे साइरस मिस्त्री, इनका एक्सीडेंट हुआ, 10 मिनट में हेल्प आई। अगर कोई उन्हें शुरुआत में ही हॉस्पिटल में पहुंचा देता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन संभावना तो देखो हो ही जाती है जान बचने की। तो बाई स्टैंडर्ड्स का भी रोल रहता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, रोड सेफ्टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्री में। इसके साथ साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो प्राइमरी केयर कैसी प्रोवाइड की जाए, बेसिक लाइफ स्किल, ये सब जनता को दी जा सकती हैं, ताकि रोड एक्सीडेंट्स पहली तो बात कम हो, अगर होते भी हैं तो बहुमूल्य जानें बचाई जा सकें। ये फायदा होगा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का। तो इस प्रकार से हमने रोड सेफ्टी से संबंधित ये आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फंडिंग पब्लिक एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है ना, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि अब आप ये आइडिया छोड़ दीजिए कि यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ सरकार के द्वारा ही फंड किया जाएगा। अब यूनिवर्सिटीज़ को सेल्फ सफिशिएंट होने की ज़रूरत है, मतलब वो अपना खर्चा अलग से चला सके बिना सरकार की मदद से, ऐसा यूनिवर्सिटीज़ को होने की आवश्यकता है। इवन देखो फाइनेंशियल रूल्स 2017, इसमें भी यही बोला गया था, सभी जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं ना, वो अपने रिसोर्सेज खुद से जनरेट करें, ना कि सरकार की मदद से। वो सेल्फ सफिशिएंट हो, उनको सरकार की मदद की आवश्यकता ना हो। देखो एक चीज़ साफ है, जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है ना, वो किसी भी देश की नींव है। जैसे बार बार हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, अगर देश की जनता, देश का युवा वर्ग पढ़ा लिखा ही नहीं है तो कैसे उनके फुल पोटेंशियल को अचीव किया जा सकता है। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बोला गया था कि सरकार इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, मतलब कोई गरीब हो अमीर हो सभी एजुकेशन को एक्सेस कर सके, ये सरकार प्रयास करेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और जरूरत पड़ी तो पब्लिक फंडिंग भी होगी। ये देखो, ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वुड बी बैक्ड बाय एडिक्वेट पब्लिक फंडिंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये बोला था कि देश में ना 6% ऑफ जीडीपी जो है ना, वो खर्च होना चाहिए एजुकेशन के लिए। सबसे पहले देखो, देश में 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी था ना, उसमें ये बोला गया था कि 6% ऑफ जीडीपी खर्च हो एजुकेशन के लिए। बाद में 1992 की रिव्यू पॉलिसी में भी यही बोला गया। लेकिन अब आज तक ना देश में 6% ऑफ जीडीपी तो कभी भी एजुकेशन के लिए खर्च नहीं हुआ। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बोला गया, हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा पैसा खर्च हो जीडीपी का, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ जीडीपी का पैसा खर्च हो देश की एजुकेशन के लिए। बट देखो, अगर आप फैक्ट्स पर थोड़ा नज़र डालोगे ना, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। 2011-12 में नहीं, 2010-11 में सिर्फ 0.86% ऑफ जीडीपी खर्च हुआ था एजुकेशन पे, और 2019-20 में तो बढ़ के सिर्फ 0.52% रह गया है। ये दोनों मिला के है सेंटर प्लस स्टेट का एक्सपेंडिचर। और सेंटर के एक्सपेंडिचर की बात करें, 2010-11 में सेंटर ने टोटल जितना एक्सपेंडिचर किया ना, मान लीजिए 100 रुपये खर्च किए टोटल, उसमें सिर्फ 33 पैसे खर्च किए एजुकेशन पे, 1 रुपया भी नहीं खर्च किया 100 में से। और 2019-20 में तो सिर्फ 16 पैसे, 0.16% 100 में से। इसका मतलब तो साफ है कि पूरे देश में एजुकेशन पे जो खर्च कम हुआ है ना, वो सेंटर की वजह से कम हुआ है। सेंटर ने कम पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिया है एजुकेशन पे। अब कुछ और डिटेल्ड फैक्ट हैं, जो मतलब डिटेल डेटा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद नहीं रहेगा। परसेंटेज की टर्म्स में याद कर लिया, पढ़ लिया, सही है। अब इसको रुपीज़ की फॉर्म में भी बताया गया है कि 2022-23 में सरकार का रेवेन्यू 3 गुना बढ़ चुका है एज कंपेरिजन टू 2011-12। लेकिन उस प्रपोर्शन से ना एजुकेशन पे सरकार ने खर्च नहीं इंक्रीज किया है। अब आती है आर्टिकल की सबसे इंपॉर्टेंट बात। सरकार ये कहती है कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स अपने आप से रिसोर्सेज जनरेट करें, अपने आप से रेवेन्यू कमाएं और अपना काम चलाएं, हमसे ना मांगें। अरे भैया एक बात बताओ, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है हमारे देश में हायर एजुकेशन में काफ़ी कम है, डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में शायद 25% के आसपास होगी। एग्जैक्टली बात करें तो ये है 27.1%। ये डेटा है 2019-20 का।
मतलब रेलेवेंट एज ग्रुप में जैसे 18 से 23 के बीच में अगर 100 बच्चों को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में होना चाहिए तो सिर्फ 27 के आसपास अपने रेलेवेंट एज ग्रुप में यानी 18 से 23 में वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे होते हैं। बाकी जो 73 हैं वो तो नहीं कर रहे होते हैं, वो कहाँ गए? देखो देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है, आप सोच के देखिए 62.5% लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से फ्री अनाज प्राप्त करते हैं। अब जाहिर तौर पर कंडीशंस ऐसी हैं तभी वो फ्री अनाज प्राप्त करते हैं। अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जिनकी परिस्थिति अच्छी भी है लेकिन फिर भी वो सरकार की स्कीम का लाभ ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो डिजर्विंग हैं। तो जब देखो इतनी गरीबी है हमारे देश में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जब अपना काम खुद से चलाएंगे तो मतलब उन्हें फीस इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी इतना ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कम है हायर एजुकेशन में, फीस अगर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ या फिर दूसरे कॉलेजेस अपनी इंक्रीज कर देंगे तो मतलब और कम यूथ एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। तो ये क्या बात हुई भैया, ऑलरेडी कम लोग हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, आपको ये इंश्योर करना है कि सभी के सभी जो यूथ हैं 18 से 23 वाले अपने रेलेवेंट एज ग्रुप में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लें। डेवलप कंट्रीज के मुकाबले में अभी बहुत कम लोग हमारे देश में हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इसे आपको इंक्रीज करना है। इसके लिए चाहिए पब्लिक फंडिंग, लेकिन वो करने के बजाय आप बोल रहे हो यूनिवर्सिटीज़ को आप अपने आप से पैसा इकट्ठा कीजिए। इसके लिए उन्हें बढ़ानी पड़ेगी फीस, और फीस अगर बढ़ जाती है ना तो देश में जितना अभी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है ना 27%, उससे भी कम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बताइए कैसा हमारा देश फिर अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज कर पाएगा, कैसे हमारे देश में जो युवा वर्ग है वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाएगा, कैसे हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। तो ये सोचना चाहिए सरकार को, बजाय ये बोलने के यूनिवर्सिटीज़ को कि आप खुद से अपने रिसोर्सेज जनरेट कीजिए। सरकार को पब्लिक स्पेंडिंग और ज़्यादा करनी चाहिए एजुकेशन पे। 6% ऑफ जीडीपी खर्च करना ही चाहिए एजुकेशन पे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पब्लिक हेल्थ से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये बताइए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पब्लिक हेल्थ को डिफाइन किया गया है, ये एक ऐसी साइंस और आर्ट है जिसका मकसद है डिजीज को प्रिवेंट करना, जनता की लाइफ को इंक्रीज करना, हेल्थ को प्रमोट करना। अब इसके बाद कैसे वो बताया गया है डेफिनेशन के दूसरे पार्ट में। थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, मतलब सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक, प्राइवेट कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, इनके ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस से डिजीज को प्रिवेंट करना, जनता की लाइफ को इंक्रीज करना, प्रोलॉन्ग करना और हेल्थ को प्रमोट करना, ऐसी साइंस और आर्ट है पब्लिक हेल्थ। अब देखो डेफिनेशन इसलिए जरूरी थी क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, जैसे कोई डॉक्टर है क्लिनिक में बैठ के अपने पेशेंट का इलाज कर रहा है, कोई नर्स है उसी क्लिनिक में काम करती हैं, क्या ये सब पब्लिक हेल्थ से डील कर रहे हैं? देखो ये पब्लिक हेल्थ वर्कर तो हैं, लेकिन इनका फोकस ना इंडिविजुअल पेशेंट्स पे ज़्यादा है और पब्लिक हेल्थ पे कम है, तो डायरेक्टली ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। पब्लिक हेल्थ वर्क को आपको डिफाइन करना है ना, तो 4 चीज़ें होने जरूरी हैं। सबसे पहले एकेडमिक्स, मतलब किसी डिजीज़ के कितने केसेस सामने आ रहे हैं किसी रीजन में, ये सब चीज़ें उनको स्टडी करना। दूसरे नंबर पे है एक्टिविज्म। अब देखो वो पर्सन जो पब्लिक हेल्थ से डील करता है ना, वो एक्टिविज्म शो करता है, सरकार से मांग करता है, लोगों को मोबिलाइज करता है कि सरकार इतना पैसा खर्च करे, हेल्थ पर स्कीम लॉन्च करे, समझ गए हो? तो एक्टिविज्म काइंड ऑफ जो पर्सन पब्लिक हेल्थ से डील करता है ना, वो एक्टिविस्ट होता है हेल्थ सेक्टर में। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जैसे हेल्थ प्रोग्राम्स को प्लान करना, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना। जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, इसको किसने प्लान किया, किसने इम्प्लीमेंट किया, अब वो लोग जो हैं वो पब्लिक हेल्थ में इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब। सबसे लास्ट में है एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब देखो आपको पता है पब्लिक हेल्थ में ना कोई सिंगल पर्सन बहुत कुछ नहीं कर सकता। कोविड-19 देखिए, सिंगल पर्सन अगर बढ़िया काम भी कर रहा है, कोई भी डॉक्टर हो, तो थोड़ी ना महामारी रुकने वाली थी। तो ना जैसा डेफिनेशन में है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की आवश्यकता होती है। तो जो पर्सन्स पब्लिक हेल्थ में इन्वॉल्व होते हैं ना, उनको बेटर कम्युनिकेटर होना जरूरी होता है, वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकें पब्लिक हेल्थ से संबंधित।
ताकि जो जो एक्शन लिए जाने हैं पब्लिक हेल्थ इश्यूज से संबंधित वो एक्शन लिए जा सकें। उसके लिए केस तैयार करते हैं लोग, मतलब जो पब्लिक हेल्थ में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें एडवोकेसी की स्किल उनके पास में होनी चाहिए। अब देखो ये सारी चीज़ें ना वैसे जीएस पेपर 2 में यूपीएससी पूछेगी उसकी संभावना तो कम है, लेकिन ना एथिक्स में काम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई केस स्टडी आती है, हेल्थ पॉलिसी बनानी है आपको, तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ना फोल्डर मटेरियल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो किसी को हमारे देश में पब्लिक हेल्थ में काम करना है ना, तो एक तो कम्युनिटी मेडिसिन में 3 साल की एमडी है, एक 2 साल का मास्टर्स है पब्लिक हेल्थ में। जो 3 साल की एमडी है वो तो एक्सक्लूसिवली डॉक्टर्स के लिए है जिन्होंने एमबीबीएस किया होता है, लेकिन 2 साल का ये मास्टर्स है ना पब्लिक हेल्थ में, ये नॉन मेडिकल पर्सन्स के लिए भी ओपन है। तो ये लोग जो पब्लिक हेल्थ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इनको कम्युनिटीज़ में पोस्ट किया जाता है हेल्थ सिस्टम के अलग अलग लेवल पर, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर। इससे क्या होता है, इनको ना ग्राउंड लेवल की नॉलेज मिल जाती है कि पब्लिक हेल्थ का क्या सिनेरियो है ग्राउंड लेवल पर। तो ट्रेनीज जो होते हैं ना वो एक सिस्टम अप्रोच डेवलप करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव मिलता है इस पब्लिक हेल्थ संबंधित डिसिप्लिन का। तो ये ना क्लिनिकल अप्रोच से कम है। क्लिनिक में आप बैठते हो, आप बस पेशेंट से मिलते जाते हो, आपको पूरा पब्लिक हेल्थ की जानकारी नहीं मिलती, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो उनको मिलता है जो स्पेशली इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनको कम्युनिटी लेवल पे डिप्लॉय किया जाता है अलग अलग समय पर, ताकि एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया जा सके स्पेशली। अब देखो इस आर्टिकल में मेनली ना राइटर ये बोलना चाहते हैं पब्लिक हेल्थ ना अलग से एक डोमेन है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो इंडिविजुअल डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिक में सर्व करते हैं पेशेंट्स को, वो पब्लिक हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव है ना उस प्रकार से डेवलप नहीं हो पाता। तो पब्लिक हेल्थ को ना सरकार को अलग से ध्यान देना चाहिए, और इवन वो लोग जो डॉक्टर्स नहीं हैं उनके लिए भी पब्लिक हेल्थ का डोमेन अच्छे से ओपन होना चाहिए। अभी बेशक 2 साल का जो मास्टर्स है वो किया जा सकता है किसी पर्सन के द्वारा पब्लिक हेल्थ में काम करने के लिए, लेकिन देखो ज़्यादातर हैं डॉक्टर्स ही पब्लिक हेल्थ में, तो नॉन डॉक्टर्स के लिए भी पब्लिक हेल्थ ओपन होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ अलग से एक डोमेन है। जो लोग पब्लिक हेल्थ में काम करना चाहते हैं ना, उनको सिर्फ पब्लिक हेल्थ की समझ होनी चाहिए। उनको किसी ऑर्गन पे थोड़ी ना काम करना है, डॉक्टर्स की तरह सर्जरी थोड़ी ना करनी है, उनको ओवरऑल हेल्थ संबंधित पॉलिसीज बनानी है, उनका इंप्लीमेंटेशन देखना है, कैसे डिजीज कम किए जा सकते हैं, बेसिक जानकारी होनी चाहिए हेल्थ की, लेकिन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो वो कोई जरूरी नहीं है। तो ये मेन पॉइंट है राइटर का इस आर्टिकल में, पब्लिक हेल्थ नीड नॉट टू बी लेड बाय डॉक्टर्स अलोन। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंफॉर्मेशन वारफेयर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, देखो अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच कंडक्ट हुआ था ना, इंडिया उस मैच को हार गया और लास्ट में एक कैच छोड़ दिया गया था अर्शदीप सिंह के द्वारा। तो कुछ लोगों ने बोला ये एक बड़ा रीजन रहा जिसकी वजह से इंडिया मैच हारा, लेकिन देखो आश्चर्यजनक रूप से मैच हारने के बाद ट्विटर पर कुछ लोग अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बोलने लगे, तो सबको हैरानी हुई। मतलब इंडिया में तो ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो 100 करोड़ में से बिल्कुल 2-3 लोगों की ऐसी भावना हो तो उसको देश की भावना तो कतई नहीं बोला जा सकता। ऐसी भावना रखने वाले लोग तो हर एक आइडेंटिटी के खिलाफ कुछ ना कुछ नफरत रखते हैं। लेकिन खालिस्तानी जब ट्रेंड होने लगा ना, रिसर्च की गई तो पता लगा ये सारे जो ट्रेंड थे ना पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहे थे। इवन अर्शदीप सिंह का जो विकिपीडिया पेज है ना वो भी चेंज कर दिया गया और खालिस्तानी लिख दिया गया, ताकि इल्जाम लगे कि इंडिया में किसी ने ऐसा किया है। बट ये सब कुछ पाकिस्तान से हो रहा था ताकि इंडिया में हिंदुओं और सिखों के बीच में नफरत को इंक्रीज किया जा सके। तो देखो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर का ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, किस प्रकार से पाकिस्तान बार बार समय समय पर कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे करके इंडिया में विभिन्न कम्युनिटीज के बीच ऑलरेडी अगर थोड़ी सी भी भावना है ना उसको भड़का दिया जाए और नफरत पैदा कर दी जाए और इंडिया टूट जाए एज ए कंट्री। आगे हम बढ़े उससे पहले 2-3 और एग्जांपल्स आप जानिए इंफॉर्मेशन वारफेयर के। आपको याद होगा तेज बहादुर जो बीएसएफ के एक जवान थे, ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले की ये बात है, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने शिकायत की कि हमें खाना घटिया दिया जाता है। उन्होंने वीडियो में काफ़ी कुछ कहा कि हम इतना इतना ड्यूटी करते हैं लेकिन फिर भी खाने की जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद तो देखो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई और कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे
जो ऑलरेडी पर्सनल सर्व कर रहे हैं विभिन्न आर्म्ड फोर्सेस में, उनके थे कि हम सर्विस छोड़ रहे हैं, हम देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं हमारी सुध नहीं ले रही हैं। एक्चुअल में वो जो कमेंट्स थे वो पाकिस्तान ऑपरेटेड सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स के थे। पाकिस्तान ने उस समय एक कैंपेन चलाया कि इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका मनोबल तोड़ा जा सके। मतलब कोई पर्सन है, सर्व कर रहा है आर्म्ड फोर्सेस में, वो देखेगा इन सब कमेंट्स को, अगर उसको नहीं पता लगेगा तो उसके मन में भी आएगा कि हाँ, कि खाना ठीक नहीं दिया जाता है, बहुत से लोग सर्विस छोड़ रहे हैं। एक्चुअली कोई सर्विस नहीं छोड़ रहा था, बट इस प्रकार की चीज़ों से मनोबल जो है आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का वो डाउन होता है, और यही पाकिस्तान चाहता था। इसीलिए इंडियन आर्मी समेत दूसरी जो हमारी आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने पर्सनल के लिए एक ऑर्डर जारी किया, कोई भी शिकायत है आप मीडिया में मत जाइए उस शिकायत को लेके, क्योंकि पाकिस्तान आपकी वीडियो का गलत इस्तेमाल कर सकता है साथी जवानों के मोटिवेशन को डाउन करने के लिए। आप एक और एग्जांपल देखिए, शायद पिछले महीने की यह बात है, जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेसिफिकली कश्मीर में एक अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। उस टेररिस्ट अटैक में एक सिविलियन जो अपने पोते के साथ जा रहा था उसकी डेथ हो गई, और उस छोटे बच्चे को बचाया गया आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। तो तस्वीरें जो थी बिल्कुल वायरल हो गई, लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने एक कैंपेन चला दिया। मतलब पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है ISPR, वो ये सब काम करती है, उन्होंने एक कैंपेन चला दिया कि इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो झूठ बोल रही हैं, उन्होंने उस बच्चे के दादा को मारा, नाना को मारा, और उसके बाद तस्वीरें खिंचा ली कि हमने बच्चे को बचाया है। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का ये इंफॉर्मेशन वारफेयर था, ताकि कश्मीर के युवा लोगों में मिलिटेंट्स ने जो ये कुकृत्य किया था सिविलियन को मारने का, उस कुकृत्य के बारे में जो राय थी वो चेंज की जा सके। अगर देखो अच्छी राय बनेगी इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में कश्मीर के युवा लोगों की, तो वो टेररिज्म के रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो ये तो पाकिस्तान के लिए नुकसान हो जाएगा ना। तो ये सारे काम पाकिस्तान के द्वारा किए जाते हैं, ये है इंफॉर्मेशन वारफेयर। अब इस चीज को आप बिल्कुल आसान शब्दों में लिख सकते हो, इट इज मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रस्टेड बाय टारगेट। जो टारगेट होता है जिसके खिलाफ ये कैंपेन चलाया जाता है, वो जिस इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करता है उसको मैनिपुलेट करना, ताकि टारगेट को लगे कि ये इंफॉर्मेशन सही है, और उस इंफॉर्मेशन को सही मानते हुए टारगेट जो है ऐसे डिसीजन ले ले जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, लेकिन जिसने इंफॉर्मेशन वारफेयर स्टार्ट किया है उसके हित में है वो डिसीजंस। ये देखिए एक्चुअल में क्या है, ये पेन में थोड़ा गड़बड़ी है, पेन चल नहीं रहा है, जैसे ही पेन चलता है ये हैंग हो जाता है। तो ये ऊपर ऊपर की जो डेफिनेशन है ये आप देख सकते हो। देखो टारगेट को पता ही नहीं लगता इंफॉर्मेशन वारफेयर में कि कब इंफॉर्मेशन वारफेयर का शिकार वो हो चुके हैं। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर से भी लिंक्ड है। इंफॉर्मेशन वारफेयर का मतलब होता है सामने वाले देश में, जैसे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इंफॉर्मेशन वारफेयर छेड़ रहा है, तो मतलब इंडिया में डोमेस्टिक पीस को स्पॉइल करना, अनरेस्ट पैदा करना। अगर इंडिया के कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया के रिश्तों को खराब करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो पाकिस्तान लंबे समय से एक कैंपेन चला रहा है कि इंडिया में इस्लामोफोबिया है, और इस कैंपेन में आकर कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने स्टेटमेंट्स भी दी इंडिया के क्रिटिसिज्म को लेकर। काफी बार तो दी भी नहीं थी, पाकिस्तान ने झूठा ही कैंपेन चला दिया कि मिडिल ईस्ट के इस अधिकारी ने, इस मिनिस्टर ने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दी है इस्लामोफोबिया को लेके। तो उसके बाद आपको पता है इंडिया में बहुत सारे यूजर्स इमोशनल हो जाते हैं, उन्होंने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के खिलाफ जैसे UAE, सऊदी अरेबिया, इनके खिलाफ भी बहुत कुछ कहना स्टार्ट कर दिया। यही तो पाकिस्तान चाहता था। पाकिस्तान चाहता क्या था कि दोनों, क्योंकि इंडिया के रिश्ते बढ़ रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं UAE और सऊदी अरेबिया के साथ, पाकिस्तान चाहता था इनके रिश्तों को खराब किया जाए, और पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता। लेकिन समय रहते सरकार ने स्टेटमेंट जारी की कि हम बेहतर रिलेशंस बनाने के लिए कमिटेड हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ, और यह भी क्लैरिफाई किया गया मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के द्वारा हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है इंडिया के अगेंस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर का एक एग्जाम्पल है।
इंफॉर्मेशन वारफेयर के देखो मेनली 6 कंपोनेंट्स हैं: साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मिलिट्री डिसेप्शन, फिजिकल डिस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी मेजर्स और सबसे लास्ट में इंफॉर्मेशन अटैक्स हैं। इंफॉर्मेशन वारफेयर में क्या होता है, ना सिर्फ टारगेट को मजबूर किया जाता है गलत इंफॉर्मेशन पर बिलीव करने के लिए, बल्कि टारगेट को रोका भी जाता है कि उसके हाथों में सही इंफॉर्मेशन हाथ ना लग सके। मतलब इंफॉर्मेशन सुपीरियोरिटी को अचीव करने की कोशिश की जाती है इंफॉर्मेशन वारफेयर में। चूंकि देखो इंफॉर्मेशन वारफेयर में इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो पाकिस्तान ने 1948 के इंडिया और पाकिस्तान के वार के बाद ही ये रियलाइज कर लिया था कि इंफॉर्मेशन की जो इंटेलिजेंस है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्होंने आईएसआई को इस्टेब्लिश किया 1948 में। इंडिया ने काफ़ी बाद में पहचाना एक्सटर्नल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1968 में हमने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को इस्टेब्लिश किया। लेकिन देखो पाकिस्तान, जैसा हमने डिस्कस किया, इस काम में काफ़ी तेज था। इन्होंने 1948 में ही एक संस्था का निर्माण किया, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, ISPR, जिसका पूरा नाम है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमेशा से इंडिया के खिलाफ प्रोपगेंडा फैलाती आई है। अब देखो नया ये हुआ है कि इंटरनेट आने के बाद में जो इंफॉर्मेशन वारफेयर का स्केल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले इंफॉर्मेशन वारफेयर सिर्फ फैलाया जाता था टीवी चैनल्स के माध्यम से, उससे पहले न्यूज़पेपर्स और रेडियो के माध्यम से। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया है तो इन्होंने इंफॉर्मेशन वारफेयर का स्केल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। ISPR देखो प्रॉपर इंटर्नशिप देती है पाकिस्तान के युवा लोगों के कि वो इंफॉर्मेशन वारफेयर में हिस्सा ले सकें इंडिया के अगेंस्ट। सेम तरह के ट्वीट्स, सेम तरह की इंफॉर्मेशन उनको दे दी जाती है, बोल दिया जाता है कि आप बार बार इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, इन ट्वीट्स को शेयर कीजिए, फेसबुक पे इन पोस्ट को शेयर कीजिए अलग अलग मीडिया प्रोफाइल की सहायता से। हाल ही में फेसबुक और ट्विटर ने काफ़ी सारे जो फर्जी अकाउंट्स थे वो डिलीट किए और उनमें से बहुत सारे पाकिस्तान ऑपरेटेड थे। एक अनुमान के अनुसार अभी देखो ISPR के पास 4,000 स्ट्रॉन्ग हाईली क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन वारफेयर स्पेशलिस्ट का नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है इंडोक्ट्रिनेशन के लिए, वेरियस पर्पजेस के लिए, जैसे इंडिया में कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने के लिए, हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ाने के लिए ताकि इंडिया को कमज़ोर किया जा सके, कश्मीर में युवा लोगों को एक्सट्रीमिज़म के रास्ते पर धकेलने के लिए। और अनुमान के अनुसार पाकिस्तान एक साल में ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए खर्च करता है इस इंफॉर्मेशन वारफेयर के लिए। जैसे देखो पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वारफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इवन खुद के डायस्पोरा के लोगों को बोला गया है आप डोनेट कीजिए और फॉरेन कंट्रीज़ में कश्मीर के मुद्दे पर आवाज़ उठाइए। जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उनको पैसे दिए गए पेड आर्टिकल्स के लिए। आप इमेजिन कीजिए जो USA के या फिर यूरोपियन न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पर फुल पेज ऐड छपती हैं कश्मीर के इशू पर। क्यों छपती हैं? क्योंकि पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर करता है। इवन एक महीने पहले जब 5 अगस्त को फर्स्ट एनिवर्सरी थी स्पेशल स्टेटस को रिवोक करने की, उसमें एक पेपर रिलीज हुआ जिसमें पाकिस्तान की सरकार की तरफ से पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को प्रॉपर शेड्यूल दिया गया था कि 3 तारीख को आपको कौन सी चीज़ हाईलाइट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक करना गलत है। 4 तारीख को आप इस चीज़ पे फोकस करोगे कि कश्मीर के लोगों पर एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं। तो ये प्रॉपर शेड्यूल बना के पाकिस्तान सरकार के द्वारा दिया जाता है पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को। और पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स, न्यूज़पेपर्स काफ़ी बार तो हेडलाइन भी चेंज नहीं करते, वैसे की वैसे ही इंफॉर्मेशन पब्लिश उनके द्वारा कर दी जाती है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है पाकिस्तान के इस इंफॉर्मेशन वारफेयर के अगेंस्ट इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है, क्या हम तैयार हैं? इसका आंसर है नो, इंडिया तैयार नहीं है। इंडिया तो देखो अभी भी पुराने समय में जी रहा है कि हमने 1971 का वार जीता था, 1999 में हमने कारगिल युद्ध जीता था। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अभी भी नेहरू के डॉक्ट्रिन पर आधारित है।
जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट चल रही थी तो उस समय नेहरू ने स्टेटमेंट दी थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब ये है कि जो एक्रीडिटेड एजेंट्स हैं यानी मान्यता प्राप्त एजेंट्स हैं, मतलब सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं, वो स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करें फॉरेन कंट्रीज के सामने, एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। दूसरे नंबर पे स्टेट के इंटरेस्ट में बिजनेस को कंडक्ट करना फॉरेन कंट्रीज में, और सबसे लास्ट में एक्सट्राडिशन, मतलब देश का अपराधी कोई दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो वापस उसे इंडिया में लाया जाए। इससे आगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बढ़ ही नहीं सकी है, ऐसा आर्टिकल में कहा जाता है, जबकि समय अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। बालाकोट एयर स्ट्राइक किया एग्जाम्पल दिया जाता है, किस प्रकार से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी गंवा दी। बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक डॉग फाइट हुई थी और हमारे एक पायलट को कैप्चर कर लिया गया पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन देखो उसके बाद पाकिस्तान की जो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर की मशीनरी थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। फॉरेन न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपे, एनालिसिस किया गया, जिसमें ज़्यादातर बार वही पक्ष लिया गया जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा बोला गया था। क्योंकि देखो अब पाकिस्तान के जो सरकार है, आर्मी है, पैसा देगी फॉरेन जर्नलिस्ट को, मैनेज करेगी इंफॉर्मेशन को, तो फिर उनके पक्ष की ही बात बोली जाएगी ना। तो इंडिया की जो आर्मी है वो ये सब काम करती नहीं है। इंडिया की आर्मी बोलती है कि हम प्रोफेशनल आर्मी हैं, ये सब काम करना हमारा काम नहीं है। देखो ये कुछ हद तक सही भी है, बट ये भी ध्यान में रखना होगा कि अब समय जो है वो चेंज हो चुका है। कुछ ही समय पहले ट्राई सर्विस कमांड के द्वारा डिफेंस साइबर एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया इंफॉर्मेशन वारफेयर से डील करने के लिए। बट देखो इस एजेंसी के जो आउटकम है वो मिक्स्ड हैं, क्योंकि सरकार ने ज़्यादा रिसोर्सेज अभी एलोकेट नहीं किए हैं इस एजेंसी के लिए, और ये आर्म्ड फोर्सेस की एजेंसी है। जब तक इस एजेंसी के समकक्ष एक कोई सिविलियन एजेंसी नहीं होगी इंफॉर्मेशन वारफेयर से डील करने के लिए, तब तक ये एजेंसी पूरी तरह से इफेक्टिव ढंग से काम नहीं कर सकेगी। अभी देखो सरकार क्या करती है, इंफॉर्मेशन वारफेयर को कैसे डील करती है। कुछ अकाउंट्स को बंद करवा दिया गया। अकाउंट्स तो देखो एक बंद होता है, पाकिस्तान ऑपरेटेड जो पर्सन्स हैं वो 10-15 खोल लेते हैं, 100 खोल लेते हैं, हज़ारों उनके अकाउंट्स हैं। और काफ़ी बार ट्विटर और इन फेसबुक जैसी साइट्स को रिपोर्ट कर दिया जाता है, ये जो ट्वीट है ये गलत है, इसको रिमूव कर दिया जाए। बट सरकार ये नहीं समझ रही है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो इंफॉर्मेशनल वारफेयर है उसका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है। उस स्केल को आप डील करना चाहते हो तो आपको अभी से सजग रहना होगा, अदरवाइज फ्यूचर में पाकिस्तान ऑपरेटेड ये जो अकाउंट्स हैं, ISPR का ये जो तरीका है प्रोपेगेंडा फैलाने का, ये हमारे देश में अशांति पैदा करेगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।